अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। पहले सेगमेंट में बात होगी इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों जाँ भाग होने वाले नौजवान तैमूर की, जिसको मुबैना तौर पर पुलिस ने नाके पर ना रुकने पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। सवाल ये है कि क्या पुलिस को इस हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे हालात में एक मुश्तबा शख्स और एक आम शहरी में तफरीक कर सकें। सवाल ये भी है कि ऐसी सूरत हाल में शहरियों को क्या करना चाहिए। इस पर बात करेंगे साबिक आईजी पुलिस अफजल शिगरी और तैमूर के मामू से। दूसरे सेगमेंट में जायजा लेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन पॉलिसियों का जिन्होंने अमरीका समेत दुनिया भर के मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है और इन पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका में मुजाहरे किए जा रहे हैं। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी हमारे साथ होंगे। और तीसरे सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे स्ट्रीट स्कूल, जहां सड़कों पर मेहनत मजदूरी करने वाले कम सिन बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है, और मिलवाएंगे उस स्कूल को चलाने वाले कम उम्र बहन भाई से। मगर सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की। गुज़िश्ता रोज अलस सुबह इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में एक नाके पर ईगल फोर्स के एहलकारों ने गाड़ी में सवार एक नौजवान तैमूर को रुकने का इशारा किया। पुलिस से बचने के लिए इसने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने इसे मशकूक समझकर इस पर फायर खोल दिया, जिससे तैमूर मौके पर ही जाँ भाग हो गया। तैमूर के अहले खाना को पुलिस से इंसाफ की कितनी तवक्को है, और इसके अलावा पुलिस पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वो अपने पेटी बंद भाई को बचाती है या तैमूर के घर वालों को यहाँ पर इंसाफ मिलता है। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले तैमूर के मामू रफीक भट्ट ने और साबिक आईजी पुलिस अफजल शिगरी साहब ने। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। शिगरी साहब, आपकी इजाज़त से पहले मैं चाहूँगी ज़रा भट्ट साहब से बात कर लूँ। जाहिर सी बात है इनका नुकसान हुआ है, हम आपके गम में शरीक है। भट्ट साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों का मौक़िफ़ इस वक्त क्या है। ये पूरा वाक़या आप लोगों के मुताबिक किस तरीके से पेश आया? उन्होंने बोला जी कि हमें इतना तो कम से कम बताएं कि तैमूर रियाज को आपने क्यों फायर मारी। SP साहब ने फिर उन्हें बोला जी CCTV कैमरे की जो वीडियो है वो वीडियो दिखाई जाए। ठीक है। वीडियो में हमने जब देखा जी तैमूर रियाज मंडी की तरफ से, सब्ज मंडी की तरफ से, इस्लामाबाद मंडी की तरफ से अपने घर की तरफ रवाना हुआ, आ रहा था, पिकेट से गुजरा, तो उन्होंने किसी पुलिस सरकार में से कोई हाथ या कोई आवाज या कोई ऐसा इशारा या कोई उसको नहीं बोला कि गाड़ी रोके। अच्छा। जब पिकेट से गाड़ी जब गुजरी है वहां से, तो कोई 100 किलो मसलन के कुछ ममाद देख लें कि किलोमीटर देख लें या कोई ऐसे कि पिकेट से आगे गुजरे, तो बाइक से जो है जी नियाजी ने उनको फायर किए बाइक से 3। तो जो CCTV कैमरे में उनकी बेकायदा वीडियो आई है सामने कि उन्होंने 3 फायर क्लाशन के साथ किए, जो तीनों फायर तैमूर रियाज को जाकर उसके सर में लगे। तो वहां पे मौके पे ही तैमूर रियाज जाबाग हो गए। तो हमने फिर उनके साथ SHO सलीम शाह के साथ, SSP के साथ भी और SP के साथ भी हमारी यही बात थी कि मुलजम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। उन्होंने बोला जी बस अभी पकड़ रहे हैं, थोड़ी देर तक हमारी टीमें जो है वो रवाना हो गई हैं। तो हमने उन्हें ये बात की है SP साहब के साथ भी, उनके साथ भी हमने बोला जी, मीडिया के सामने भी हमने ये बोला कि हमें इंसाफ चाहिए। चौधरी निसार साहब के साथ हमारी अपील है, चीफ जस्टिस साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के साथ, कि आज वो कहाँ पे और किधर है। हमारे घर की जो रौनकें थी, उसके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे तैमूर रियाज के, एक 5 साला और एक 1 साला, उन बच्चों के सर पर कौन हाथ रखेगा। और अभी तक हमारे पास कोई अलाप सरान, कोई हमारे पास दुख सर के लिए कोई बंदा भी हमारे पास नहीं आए। सो बट साहब, ये तमाम मामला, ये तमाम इंक्वायरी होनी तो फिर पुलिस के हाथों ही है। आपके खदशात क्या हैं, आपका खौफ क्या है? हम यही चाहते हैं जी मुलजमों को सबसे सब कड़ी सजा दी जाए। तो पहले तो वो गिरफ्तार करेंगे जी उनको, अभी तक तो वो गिरफ्तार ही नहीं हुए। ठीक है। कल दिन को उन्होंने हमें टाइम दिया था जी 24 घंटे का जी कि आपको बात मुलजम आपके हवाले किए जाएंगे, पर तो अभी तक तो कोई मुलजम नहीं पकड़ा गया है। सिर्फ टीमें तैयार की गई हैं जी, टीमें भेजी। ठीक है, सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई डाली जा रही है। शिगरी साहब, आप ये तमाम मामला सुन रहे हैं, बच्चा पैनिक कर गया या वो डर गया पुलिस देखकर? हालात आप जो है इस वक्त मुल्क में वो कोई मुनासिब नहीं है, बहुत ख़तरात है, सिक्योरिटीज़ की इश्यूज़ हैं, और पुलिस जो है वो इस वक्त एक एज पर है। लेकिन इसका कोई जवाज़ नहीं है कि वो इस तरह से फायरिंग करे और किसी इनोसेंट आदमी जो है उसकी जान ले ले। मेरा ख्याल है जहाँ मुझे नज़र आता है, जहाँ उसमें एक सेंसिटिविटीज़ की बात है कि आपकी लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, हमारे जो जवान हैं, और दूसरा ये है कि जो ट्रेनिंग के प्रोसीजर्स हैं उनको रिविजिट करने की ज़रूरत है,
क्योंकि ये वाक़यात यहाँ नहीं हुए हैं और भी हुए हैं वाक़यात ऐसे, और इन वाक़यात के तदारुक की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा प्रॉपर प्रोसीजर्स, और नंबर 2 उन प्रोसीजर्स को प्रैक्टिस करना और उनको ट्रेन करना। और मैं ये समझता हूँ कि शायद यहाँ पर जो नाके के ऊपर जो लोग थे वो जवान बच्चे थे जिनसे ये वाक़या हुआ है, और उनकी ट्रेनिंग में ज़रूर कोई कमी थी, इस वजह से ये सानहा रोनुमा हुआ है। मेरा ख्याल है उसको विज़िट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जब विक्टिम जो है वो जब पुलिस के पास आता है, उसके साथ जो है उसका बिहेवियर और उसके साथ उसकी दिलजोई करने की नहायत ज़रूरत है। होता यह है कि ऑन ग्राउंड जो है एक शोर शराबा हो जाता है, वो लोग जो का कंसर्न नहीं है वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये एक पैनिक की सूरत हो जाती है। तो और मैं समझता हूँ दोनों तरफ से एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, वरना जो सीनियर लेवल के ऊपर तफ्तीश करने वाले, सुपरवाइज करने वाले, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी इनोसेंट इंसान की जान जाए और जिसने जान ली है उसको सजा ना हो। सर लेकिन इस केस में मालूम है कि गोली किसने चलाई है और वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। इस्लामाबाद जैसे शहर में जो एक तासुर है वो ये कि पेटीबंद भाइयों को तहफ्फुज यहाँ पर दिया जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है वो एक बिल्कुल है, ये जायज़ एक शिकायत तो ज़रूर होगी जब तक कि मुलजिम गिरफ्तार ना हो, लेकिन वो ज़रूर कोशिश हो रही होगी। वो फ़रार हो गया है, घबरा गया, डर गया है, उसको सरेंडर हो जाना चाहिए और उसकी फिर गिरफ्तारी ताकि हो के बाकी प्रोसेस जो है वो हो, और ये बहरहाल गिरफ्तार हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है कि दीदा दानिस्ता पुलिस वाले उनको भगा दे, वो इसलिए नहीं भगा सकते, वो आइडेंटिफाइड है, उसकी आइडेंटिटी भी है, उसको जानते भी हैं, उसकी रिहाइश का भी पता है। आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा, और जितना वो फरार होगा उतने उसकी फैमिली को तकलीफ होगी और परेशानी होगी। शिकरी साहब, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से कोई किसी पुलिस वाले को लगे कि मुझे रोकना चाहिए, तो गोलियां चलाई कैसे जाती हैं? ये आखिरी रिजॉर्ट होता है, और अगर चलानी है तो पहले टायर पे मारी जाए, या अगर कोई इंसान भी है तो उसके ऐसे जिस्म के से मारी जाए जहाँ पे फेटेलिटी ना हो एटलीस्ट। ये पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो आपको एक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देता है। वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो पुलिस ऑफिसर्स के पास भी है और एक आम शहरी के पास भी है। सिर्फ गोली ऐसी कि जिससे कि दूसरा इंसान जो उसकी जान चली जाए, वो सिर्फ उस वक्त हो सकती है कि अगर आपको ख़तरा हो कि आपकी जान जा सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, रेप हो सकता है, अननेचुरल ऑफेंस हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, या किडनैपिंग के बाद कन्फाइनमेंट हो जो कि आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। कि सिर्फ उस हालात के अंदर आप उस हद तक जा सकते हैं कि दूसरे की जान जाए, वरना बिल्कुल कानून इजाज़त नहीं देता हैगा। उसको रोकने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। और ट्रेनिंग के अंदर ये होता है कि अगर गाड़ी को रोकना है तो उसके टायर पर गोली मारें, और ये नहीं है कि जो उसको चलाने वाला जो उसको गोली मार लें, क्योंकि इसके अंदर जो मकतूल है उसने ना कोई थ्रेट किया। सर इस पर्टिकुलर वाक़े से आपको क्या लगता है, जो आपने यकीनन देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, क्या उनकी नीयत क्या थी? वो रोकना चाहते ही नहीं थे या डायरेक्टली हिट ही करना चाहते थे? मुझे ये नज़र आता है कि ये जिस जगह वाक़या हुआ वहाँ 2-3 वाक़यात पहले हुए हैं जिसमें पुलिस वाले जो मारे गए, ये वो पैनिक कर गए और उन्होंने फायर किया हैगा, और उसकी ट्रेनिंग भी ख़राब थी, और उसका क्या कहते हैं जो जिसके हाथ में बंदूक दी गई थी, मेरा ख्याल है उसको एसेस करने की ज़रूरत थी कि क्या वो इस काबिल है कि वो एक लोडेड गन लेकर और इस किस्म की ड्यूटी को करो। मेरा ख्याल है हमें ये इस बात की भी ज़रूरत है कि ये सारे जो जवान जो इस किस्म की ड्यूटी पर से हैं, उनका एक साइकेट्रिक असेसमेंट सबकी होनी चाहिए। हम ये नहीं करते हैं, ये मॉडर्न चीज़ें जो हैं जिनकी तरफ हम नहीं गए हैं, हमें ये करने की ज़रूरत है। शिकरी साहब, मैं ज़रा भट्ट साहब से दोबारा बात करना चाहूँगी। भट्ट साहब, आपके नज़दीक इंसाफ क्या होगा? ये गिरफ्तारी के बाद जो है, आप समझते हैं कि आप लोग उसके बाद मुतमईन हो जाएंगे? इस वक्त गिरफ्तारी आपका सबसे पहला मुतालबा? गिरफ्तारी मैडम उन्होंने क्या करनी है, SHO सलीम शाह ने मुझे बोला है कि जो समीउल्लाह नियाजी और तारिक जो है, वहाँ से वकूए से जब वो गाड़ी लेके थाने की तरफ मुझे साथ लेके गए हैं, तो मैंने बोला सर, तो वो मुझे कहते हैं जी आप टेंशन मत लें, समीउल्लाह नियाजी भी और तारिक भी मेरी कस्टडी में है,
तारिक के साथ मेरी फ़ोन पे बात भी हो रही है, समीउल्लाह मेरी कस्टडी में है, तारिक के साथ मेरी फ़ोन पे बात हो रही है, वो भी आ रहा है। तो ऐसे कोई मुमराद उनके ऊपर पर्चा काटा जाएगा। फिर जब पिम्स हॉस्पिटल की तरफ हम जब जा रहे थे हॉस्पिटल, तो मैंने सलीम शाह सिचोर साहब से पूछा, मैंने बोला सर तो जो आप कह रहे थे कि तारिक जो है जी मेरे कस्टडी में, समीउल्लाह नियाजी मेरी कस्टडी में और तारिक के साथ मेरी बात हो रही है फ़ोन पे, तो मैं तो तारिक उसको भी आपने अपनी कस्टडी में ले लिया। कहते जी उनके तो नंबर ही बंद है, तो कोई पता ही नहीं। मैं कहा अभी तो आप कह रहे थे सर कि वो मेरी समीउल्लाह नियाजी मेरी कस्टडी में है, तो ताहिर के साथ मेरी बात हो रही है, तो भी आप कह रहे हैं नंबर बंद, ये कौन सी बात है? तो कहते नहीं चले कार लेती। अच्छा, कल आप लोगों ने उनके जस्ते खाकी सड़क पे रख के एहतजाज भी किया था, ब्लॉक भी की थी रोड, और उसके बाद आपको कुछ यकीन दहानियां कराई गई थी, जिसके बाद आपने वहां से अपना एहतजाज खत्म कर दिया था। वो यकीन दहानियां क्या है? उन्होंने हमारे साथ ये मुताबला किया था जी कि एसपी साहब ने कहा था और SHO सलीम साहब ने कहा था जी कि हम जल्द से जल्द मुलजम जो है पुलिस अफसरान उनको पकड़ेंगे, ठीक है, अपनी कस्टडी में करेंगे जी, तो उनके ऊपर दहशतगर्दी का दफा भी लगाएंगे। मैंने बोले तो सीधी दहशतगर्दी है, तो उन्होंने बोला जी दहशतगर्दी का भी उनके ऊपर दफा लगाया जाएगा, 302 का पर्चा तो काट के आल टू रेड। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से ना तो कोई दहशतगर्दी को उन्होंने कोई दफा लगाया। ठीक है, बट सब शिगरी साहब आप सुन रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि सिस्टम से इनका बिलीफ उठा नहीं है, ये उम्मीद रखते हैं कि इसी सिस्टम से इन्हें इंसाफ भी मिल जाएगा। सर आखिरी सवाल जाने से पहले आपसे पूछूंगी, इस तरह से बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां उनके वालिदैन आज ये जो प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके तवस्सुत से मैं ये पैगाम आपके थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ कि कभी इस तरह का कोई वाकया हो, पुलिस आपको रोके, तो आपको आगे से रिएक्ट कैसे करना चाहिए है और किस तरह से इस पूरे मामले को डील करना चाहिए ताकि कुछ इस तरह का नाखुशगवार वाकया दोबारा ना हो? मेरा ख्याल है मुल्क के जो हालात हैं इनको देखते हुए इनको एक बात तो लोगों को यकीन कर लेना चाहिए कि जो सिक्योरिटी के हालात है उसमें अगर पुलिस आपको रोक रही है तो ज़रूर चेकिंग के लिए रोक रही है। और उनसे शिकायत है तो वो शिकायत जो है उनके अफसरान बाला तक पहुँचानी चाहिए, उसके लिए तो एक अलग सिलसिला है। लेकिन रोकना इसलिए ज़रूरी है कि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि टेररिस्ट जो है वो घूम रहे हैं, मुसल्लह हैं और आए दिन लोगों पर हमले हो रहे हैं और बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। उन्हें स्लो डाउन होना चाहिए, रुकना चाहिए और अपना जवाब देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए वहाँ से अगर आप भागेंगे तो इस किस्म की ट्रेजेडी हो सकती है। मेरा ख्याल है किसी कीमत के ऊपर भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो इतनी कीमती है कि ये एक थोड़ी सी तकलीफ़ के लिए या अगर आपको रुकना पड़ जाए उसके लिए आप वक्त बचाने के लिए कभी भी किसी को क्रॉस ना करें जब अगर पुलिस या कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है आपको रोक रही हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए और पुलिस के लिए ये पैगाम है कि वो अपनी ट्रेनिंग दुरुस्त करें और देखभाल कर फायर करें और वो जो प्रोसीजर्स जो है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो और लोगों में अपना इमेज बेहतर करें, क्योंकि वजह इसके कि लोग उनकी बात सुनना चाहें, उनसे खौफ ज़्यादा मत हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिगरी साहब और रफीक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज किस तरफ ले जा रही हैं अमेरिका को, दुनिया को, और उनके असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे, बात करेंगे एक्स एम्बेसडर हुसैन हक्कानी से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे साबिक एम्बेसडर पाकिस्तान के हुसैन हक्कानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। और सदर ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज़ बहुत क्लियरली ना सिर्फ बताई हैं बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है इस सारे सिनेरियो में। बहुत शुक्रिया हक्कानी साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले सर मैं बड़े पर्सनल सा सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आप वहाँ रह रहे हैं और वहीं पर काम कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन राइट नाउ। क्या वहाँ पे सोच पाई जाती है? आप क्या समझते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं? लोगों को फिक्र है कि उन पर कोई पाबंदियां ना लगें या उनके रिश्तेदारों के यहाँ आने पर पाबंदियां ना लगें, लेकिन जो सियासी अमल है उसमें पाकिस्तानियों का किरदार निस्बतन कम है। आपने कहा परेशानी जरूर है। अभी जो पहला टियर था बैन का, जो ट्रैवल बैन, जो कि भी कोर्ट ने वहाँ पे ओवरटर्न भी कर दिया है, फिलहाल वो नहीं अप्लाई हो रहा, उसमें पाकिस्तानियों के नाम नहीं आए, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कि पाकिस्तानी शायद अगले मरहले में शामिल होंगे, ये कितना इम्प्लीमेंटेबल लग रहा है आपको? इसका कितने इम्कानात हैं हक्कानी साहब?
देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाना इतना आसान, ट्रैवल पाबंदियां लगाना इसलिए आसान नहीं है कि अभी अमेरिकनों को भी पाकिस्तान आने जाने की जरूरत है अफगानिस्तान की वजह से, लेकिन हमारे लोगों के लिए यहाँ आना तो पहले भी मुश्किल है और मुश्किल होता जाएगा। ट्रंप की पॉलिसी के 5 बहुत अहम हिस्से हैं जो पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। उनकी राय मुसलमानों के बारे में मस्बत नहीं है, वो दहशतगर्दी पर बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते हैं, वो चीन की ताकत को बढ़ता देखना नहीं चाहते, वो भारत को अमेरिका का एक अहम हलीफ समझते हैं, और इसके अलावा वो इमदाद देने के मामले में को बहुत ज़्यादा फराख दिलाना रवैया रखने का इरादा नहीं रखते। ये 5 बातें ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान पर असर पड़ेगा, और अच्छा असर नहीं, मनफी ही असर होगा। अब पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई थी, यकीनन आपकी नज़र से ज़रूर गुजरी होगी। उन्होंने कहा कि जो ट्रैवल पे बैन लगाना किसी भी मुल्क का इस्तेकाक है वो लगा सकते हैं। बड़ी एक जिसे कहते हैं एम्बिवेलेंट सी वो स्टेटमेंट थी। आप क्या समझते हैं कि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है अभी तक कोई असूली मौक़िफ़ इस हवाले से क्यों नहीं अपना पाई है? अभी हम सोच रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि इसको कैसे हैंडल करना है। देखें, दफ्तर खारजा की ये बात तो दुरुस्त है कि ट्रैवल पर पाबंदी लगाना हर मुल्क का हक है, और अगर अमेरिका इस किस्म की पाबंदी लगाएगा तो बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अगर वो पाबंदी अमेरिकी कानून की हुदूद में हुई तो उस पर हम कोई एतराज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन असल बात यह है कि जो ताल्लुकात मुल्कों के होते हैं वो सिर्फ कानून की बुनियाद पर नहीं होते, वो सियासत की बुनियाद पर होते हैं। और हमारे यहाँ इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें, एक के लीडर ने तो कह दिया लगाओ पाबंदी, हम खुश हो जाएंगे। दूसरे के रहनुमा अमेरिका आए हुए हैं इस उम्मीद पर कि उनकी अच्छे पजीराई हो जाएगी तो उसके नतीजे में कोई ताल्लुकात बन जाएंगे। और जो हुकूमती पार्टी है उसने यहाँ अपना जिम्मेदार भेजा भी, तो ट्रंप के लोगों ने उससे मुलाकात नहीं की, क्योंकि वो इस बात पर नाराज थे कि जब ट्रंप की और वजीर आजम की गुफ्तगू हुई तो उसकी तफसीलात मीडिया को क्यों लीक की गई जो बगैर आपस में बात किए। तो हमने कोई संजीदा तरीके के साथ सोचा ही नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका एक नए दौर से गुजर रहा है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, और उसके सदर का एक मखसूस मिजाज और नई सोच है। क्या उससे राब्ते के लिए या उस सोच से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की गई है? मुझे तो लगता है कि हम में कुछ लोग खुशफहमियों का शिकार हैं और कुछ लोग मामूल के मुताबिक चलो ये भी गुजर जाएगा वाली सोच रखते हैं। हकानी साहब, लॉबिंग एक बड़ा प्रोएक्टिव पार्ट होता है किसी भी मुल्क के अंदर अपनी आवाज़ को सही हलकों में पहुंचाने का। तो लॉबिंग क्या वहाँ कोई उसकी बुनियाद रखी गई है या वो भी अभी हम सोच ही रहे हैं? देखिए, लॉबिंग है वो हमारे यहाँ एक गलत फहमी ये है कि कुछ लोगों को हम 4 पैसे दे देंगे तो वो बस हमारी लॉबी बन जाएंगे। ऐसी बात नहीं होती। लॉबिंग एक मुस्तकिल अमल है, लोगों के ऊपर असरअंदाज होने का, उनकी सोच पर असरअंदाज होने का, किताबें लिखने का, मज़ामीन लिखने का, लोगों तक पहुंचने का, कांग्रेसमैनों के साथ राब्ता रखने का, फिर उनके अंदर एतमाद पैदा करने का। हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी तो यह है कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। हम वो वादे करते हैं जो हम पूरे नहीं करते, और उसके बाद फिर हम दोबारा वही बातें करते हैं जो हमने पहले की थी, ये सोचकर कि शायद लोगों को याद ना रहें। ये सारी एक मजमूई कमज़ोरी है। हमारे कुछ दिन बड़े अच्छे भी गुजरे हैं। जब मैं सफ़ीर था तो अल्लाह का फजल है कि हमें बड़ी एक्सेस हासिल थी हर तरफ, और हम कांग्रेस के तमाम लोगों से बात करते थे, इंतजामिया के लोगों से बात करते थे। वो एक्सेस पहले के मुकाबले में कमज़ोर हुई है, क्योंकि ना हमारी कोई सियासी हिकमत अमली है और ना ही हम इंटेलेक्चुअल सतह पर बड़ी तादाद में अमरीकी सोच समझ वालों को इस बात पर कायल कर सके हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका क्या फ़ायदा हासिल कर सकता है। देखिए, लॉबिंग का मतलब ये होता है कि आप दूसरे को ये बावर कराएं कि तुम्हारा हमसे क्या फ़ायदा होगा। ये कहना कि हम तो वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं और हम तो वही कहेंगे जो हम कहना चाहते हैं, बस तुम हमारे साथ हो जाओ, ये लॉबिंग नहीं होती। लॉबिंग में दूसरे को अच्छा फील कराना और ये तासुर देना कि हम तुम्हारे साथ हैं बहुत जरूरी है। हमारी बदकिस्मती है कि जो हम में से अमेरिकनों के करीब हो जाता है उसको पाकिस्तान में अमेरिका का एजेंट करार दे दिया जाता है, तो वो फिर वैसे ही पाकिस्तान की लॉबिंग करने के काबिल नहीं रहता। अच्छा कारी साहब, आखिरी सवाल, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी, ये डू यू थिंक कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे सोचा हुआ था कि इसका रोड मैप क्या होगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोर्ट कैंसिल कर देती है, जो भी उनके इकदाम होते हैं उसको या सिविल सोसाइटी चैलेंज कर रही है या इंतजामिया चैलेंज कर रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो डिड ही थिंक दिस थ्रू? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं है, उनकी सियासत भी गैर रिवायती है, उनके हामी भी गैर रिवायती हैं। वो सिर्फ लोगों के गुस्से, जज्बे
की बुनियाद के ऊपर लीडर बने। और ये फिनोमेनन आप और मैं अच्छी तरह समझते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी सारे सियासतदान बेईमान हैं, सारे बुरे हैं, चलो किसी खिलाड़ी के पीछे लग जाओ या किसी और ऐसी शख्सियत के पीछे लग जाओ जो कम से कम साफ लगती है। तो उन्होंने कभी कुछ चीज सोची नहीं है, पॉलिसी मेकिंग ना वो जानते हैं ना वो उसमें कभी रहे हैं, वो इंस्टिंक्टिव आदमी हैं। तो उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इंस्टिंक्टिव हैं, उनके साथ स्टीव बैनन हैं, स्टीव मिलर हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं इस किस्म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने की। मुझे ये यकीन है कि अमेरिका का जो निज़ाम है उसमें अब पुश बैक होगा। काबीना के अरकान कहेंगे जरा हाथ रोको, अदालतें कहेंगी जरा रुको, फिर शायद डोनाल्ड ट्रंप सीख जाए, और अगर वो न सीखे तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा और अमेरिका के लिए उनकी सदारत को आसान दौर नहीं होगा। सही। और बतौर साबिक एम्बेसडर, चूंकि आप वहाँ पे वाशिंगटन की सोच को समझते हैं, वहाँ पे मामला चलते कैसे हैं, आपने खुद देखा है उस सिस्टम का हिस्सा बनके, क्या मशवरा देंगे इस वक्त आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि किन 2-3 चीज़ों पर तरजीही बुनियाद पे काम होना चाहिए? 3 चीजों पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये तासुर संजीदगी से दूर किया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले में संजीदा नहीं है, और इस मामले में जो हमने सोच पाकिस्तान में बना ली है उससे बाहर निकला जाए। अपने घर में हर शख्स हीरो होता है, असल अहमियत ये है कि हम अपने घर से बाहर क्या समझे जाते हैं और उस बारे में हमें खुल के बात करनी होगी। दूसरी बात यह है कि अब ये सिलसिला खत्म किया जाए कि कौन पाकिस्तानी मुहब्बे वतन है और कौन नहीं है। हर पाकिस्तानी का पाकिस्तान के लिए कोई किरदार होना चाहिए। तो ऐसे लोग भी मुझ जैसे, जिनको बाद लोग समझते हैं कि वो मातूब हैं और मुहब्बे वतन नहीं है, हमसे भी बात होनी चाहिए कि भाई क्या आप कुछ कर सकते हैं इस वक्त और मदद कर सकते हैं पाकिस्तान की। और आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत ही हेक्टिक प्लानिंग की जरूरत है इस बात के लिए कि अमेरिका को पाकिस्तान के बारे में ये सोचना अपनाने दी जाए कि पाकिस्तान को दुश्मन समझा जाने लगे। ये तो दुरुस्त है कि अब अमेरिका में पाकिस्तान को हलीफ नहीं समझा जाता, लेकिन अमेरिका का दुश्मन हो जाना भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब, हमसे बात कर रहे थे वॉशिंगटन से। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो एक स्ट्रीट स्कूल की आपको सैर कराएंगे। उसको चलाने वाले भी यंग एक लड़का लड़की बहन भाई हैं। ब्रेक के बाद ये सेगमेंट होगा, हमारे साथ रहिए। कराची की एक बड़ी मसरूफ़ शाहराह पे मौजूद हूँ और मेरे इर्द गिर्द ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से रवा दवा है। शायद ही कभी हम रुक कर यहाँ पर अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते हों। यहाँ से टहलते वक्त शाम के इस पहर मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चों के ऊंचे ऊंचे पढ़ने की आवाज़ आ रही है। और जब तजस्सुस हुआ हमें, हमारी टीम को, यहाँ पे आके हमने देखा तो एक स्ट्रीट स्कूल चल रहा है। और उससे भी ज़्यादा तजस्सुस इस बात पे हुआ, इसको चलाने वाले बहुत कम उम्र 2 लोग हैं और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछती हूँ कि इतनी कम उम्र में ये ख्याल इन्हें कैसे आया कि दूसरों तक इल्म की जो शमा है उसको फैलाना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? शीरीन। और आपका? मेरा नाम हसन। अच्छा शीरीन, आपकी उम्र क्या है? 13 साल की हो आप। और आप? मैं आज ही 17 का हूँ। 13 और 17 और इतनी छोटी उम्र में लड़के लड़कियाँ सेल्फी ले रहे होते हैं और खेल कूद रहे होते हैं। आपको ये ख्याल कैसे है? ख्याल देखें, जब मैं छोटी थी तो मैं तब से सोचती थी यार ये जो स्ट्रीट किड्स हैं ये पढ़ते क्यों नहीं है, इनका क्या फ्यूचर होगा। तो मेरी मॉम भी मेरे जो मेट के बच्चे थे उनको पढ़ाती थी, तो वहाँ वो भी मेरी एक इंस्पायरेशन थी। और मैं इसी रोड पे बैठी हुई थी तो एक बच्ची मेरे पास आई और उसने मुझे बोला आप मुझे प्लीज़ आके पढ़ा दें। तो मैंने कहा लाइक इंस्टेंट ऑफ आस्किंग फॉर सम मनी, उसने मुझे कहा मुझे पढ़ा दें। तो मैं उस वक्त बहुत खुश हुई और मैंने कहा यार ये लोग भी पढ़ाई की बात करते हैं, इन्हें भी पढ़ना अच्छा लगता है। फिर मैंने अपने भाई के साथ डिस्कस किया आइडिया, फिर वहाँ से हमने एक बच्ची को स्टार्ट किया पढ़ाना। उसको देखते और बच्चे देखने लगे और फिर वहाँ से बहुत सारे बच्चे आए और ये फिर प्लॉट हमने स्ट्रीट स्कूल में बना दिया।
बहन ने आइडिया दिया होगा, आपने कहा क्या तुम्हें क्या फिक्र है भाई, अपनी मतलब अपनी पढ़ाई करो, औरों को क्यों पढ़ाओ? नहीं, ये नहीं था, क्योंकि शुरू से घर में मैं मामा को देख रहा था, फिर जो है वो भी ये सब करती थी, तो घर में हमारा शुरू से ही ब्रॉटअप ही हमारा ऐसा हुआ। तो जब शीरीन आई, इसने आइडिया शेयर किया, तो मैंने कहा नहीं हम पढ़ाएंगे। फिर अच्छा, हमने शुरू में ये नहीं सोचा था कि हम जो है कोई बड़ा स्कूल बना देंगे, हमने ये सोचा था कि 1-2 बच्चों को हम पढ़ाना शुरू करेंगे। पर वहाँ से ये है कि और उनके फ्रेंड्स हैं, उनका भी हमने इंटरेस्ट देखा, फिर मैंने सोचा कि हम जो है इसे पूरा एक स्ट्रीट स्कूल बना देते हैं, तो हमने बनाया। तो अभी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और ये कौन बच्चे हैं जो यहाँ पे आते हैं, दाखिला लेते हैं? ज़्यादातर तो स्ट्रीट किड्स हैं, वो किड्स हैं जो टिश्यू पेपर बेचते हैं रोड पे और जो बैगिंग करते हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी कॉलोनीज़ में रहते हैं बट वो स्कूल नहीं जाते, तो वो फिर यहाँ पढ़ने आते हैं। तो कितने बच्चे हैं अभी तक आपके पास अंदाज़ा? हमारे पास इनरोलमेंट है 75 की, और तकरीबन 60 हैं जो रेगुलर आते हैं। ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ पे माशरे में ख़ासतौर पे मिथ है कि इस तबके के वालिदैन इन्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बच्चे पैसे कमा के दें। तो इनके वालिदैन ने नहीं मना किया कि हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं? नहीं, शुरू में जो है अलाउ नहीं किया था, इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये जिस टाइम में आप इन्हें पढ़ा रहे हैं उस टाइम में पैसे कमाते हैं, पैसे नहीं कमाएंगे तो हम खाएंगे कैसे, चूल्हा कैसे जलेगा। उनकी भी एक वैलिड पॉइंट था उनका। फिर मैंने अपने शीरीन से पहले तो डिस्कस किया, फिर हमने अपने पापा से डिस्कस किया कि हम जो है इन्हें रोज़ के कुछ पैसे देंगे पढ़ने के। कितने पैसे आप? 50 रुपीज़ हम एक बच्चे को देते हैं रोज़। तो फिर बाबा ने कहा सही है, आप लोग स्टार्ट करें, मैं अभी आपको सपोर्ट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे जाके और भी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। फिर बाबा ने सपोर्ट करना शुरू किया, तो हमने इन्हें जो है रोज़ के 50 रुपीज़ एक बच्चे को, और जो है रोज़ की स्नैक्स वगैरह और फूड और मंथली ग्रॉसरी, फिर हमने इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया, तब इनके पेरेंट्स ने। तो अभी तो वालिद साहब आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी वैसे इसको चलते हुए स्कूल को कितना अरसा हुआ? 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया है? अच्छा, तो इतना खर्चा जो है आपको कैसे आप मिलके उठा रहे हो, कौन कौन इस पर कॉन्ट्रीब्यूट? फैमिली बहुत सपोर्टिव है हमारी, और कहीं से फंड्स आ जाते हैं, बट मेन जो हमें सपोर्ट कर रहा है वो मेरे फादर, मदर और फ्रेंड्स। पर मंथ स्कूल का लगभग कितना खर्चा होगा? लगभग 2 to 3 lakhs होता है जी पर मंथ। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? उसमें जो है इनके रोज़ के स्नैक्स होते हैं, बाकी इनके रोज़ के जो हम इन्हें पैसे देते हैं वो होते हैं, और बाकी ये भी होता है कि जैसे कोई बीमार हो गया बच्चा तो उसे भी हम ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, या घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके, तो वो सब चीज़ें हम डील करते हैं, तो वो सब मिला के इतना। इस दरमियान आप लोग अपनी पढ़ाइयाँ कब करते हो? नहीं, पढ़ाई तो देखिए जैसे हम स्कूल से आते हैं हमारे टीचर आ जाते हैं, फिर जो हम एक्स्ट्रा टाइम अपना फ़ोन यूज़ करते थे, तो अब हम इतना 1 आवर यूज़ करते थे, अब हम ½ एन आवर करते हैं, क्योंकि हमें इन बच्चों को पढ़ाने आता है, तो इसलिए पढ़ाई तो है, बट इनको भी तो पढ़ाना है, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो इनको भी तो हमें तालीम देनी है। अच्छा, अभी ये जो सारे बच्चे होंगे ये मुख्तलिफ लेवल्स पे होंगे ना? अभी तो आपने एक बड़ा जॉइंट क्लासरूम बनाया हुआ है, 1 साल के बाद आगे क्या, मतलब अभी ये किस किस लेवल पे हैं, इससे आगे का क्या प्लान है? नहीं, अभी हमारी डिफरेंट क्लासेस हैं, लाइक प्ले ग्रुप से लेके ग्रेड 1 तक। अभी जो क्लास हो रही है मेरे गिर्द, ये कौन सी क्लास? ये प्रेप है, और पीछे ग्रेड 1 है, और इससे पीछे एक क्लास को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया? बिकॉज डिफरेंट एज ग्रुप के हैं बच्चे, लाइक 5 ईयर्स से शुरू हो रहे हैं, 16 ईयर्स तक के हैं, और कुछ की तो मॉम्स भी हैं जो पढ़ने आती हैं। माएँ भी आती हैं? जी, माएँ भी आती हैं। वो क्यों आती है? उनसे पूछ, मतलब वो तो बेचारियाँ पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी, इस मौके पे उन्हें क्या चीज़ ऐसे इंस्पायर की कि उन्होंने काम पढ़ा? उन्हें पढ़ने का शौक़ है। वो कहती है कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आज तक देखिए माहौल ऐसा है कि सबको कुछ ना कुछ एक अपना नाम तो लिखना होना चाहिए, तो वो कहती है कि हमें अपना नाम लिखना आना चाहिए, हमें उर्दू लिखनी आनी चाहिए, तो अपने बच्चों को देखती हैं कि देखो ये लोग भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें देख के वो आती हैं। तो यहाँ जो बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी दिमागी जहानत, क्या ये मुख्तलिफ है उन बच्चों से जो रेगुलर स्कूल में जाते हैं या जो प्रिविलेज ख़ानदान से? ये देखिए, शुरू में हमें मसला हो रहा था, क्योंकि बात नहीं सुनते थे और बिल्कुल भी कोई बात नहीं समझते थे, पर हमने देखा अगर हम थोड़ा सा इन्हें प्यार से डील करें या थोड़ा सा हम इन पे वर्क करें, तो ये डिफरेंट नहीं है उन बच्चों से जो स्कूलों में जाते हैं या घरों में रहते हैं, देयर द सेम है बिल्कुल। इस आइडिया को आप आगे कहाँ ले जाना चाहते हो? आपने शुरू तो किया, जाहिर सी बात है, अच्छी ख्वाहिश, अच्छी कोशिश, इससे आगे कुछ सोचा? इससे आगे मेरा तो ये है कि कराची के हर स्ट्रीट पे 10 स्ट्रीट स्कूल होगा, और कराची का हर बच्चा पढ़ेगा, और मैं फिर आगे जाके इनके लिए एक ऐसा स्कूल खोलूँगी, लाइक जैसे मैं अपने स्कूल में एजुकेशन ले रही हूँ, तो सेम एजुकेशन ये लोग लेंगे, ताकि इनमें कोई कॉम्प्लेक्स ना हो कि प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऐसे होते हैं। हम जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अपने नेक्स्ट स्कूल में। टीचर्स हैं यहाँ पर, वो भी आप लोगों ने कैसे हायर किए? वो सैलरी पर हैं, सारे सैलरी पर हैं जी। और आपके जो दोस्त वगैरह हैं, जब देखते हैं आपके इस आइडिया को, तो उनके क्या जनरल रिएक्शन?
पहले तो देखिए इतना कोई अच्छा वो नहीं था, कहते डटी किड्स मुंह बनाते थे। आ रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, बट अभी जब वो देख रहे कि बड़ा स्कूल हो गया तो वो भी वॉलंटियर करने आते हैं और डिफरेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो आते हैं वॉलंटियर करने और इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। छोटी सी कोशिश, और यूजुअली हम कहते हैं कि ज़िंदगी में हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन बच्चों से मिलके और इंस्पायर होके मुझे लगा कि अगर हम वाकई छोटी छोटी चीज़ों के लिए वक्त निकालना चाहें तो कोई इसमें इतना बड़ा काम नहीं है। अभी मैं उठूँगी, बच्चों से ज़रा बात करती हूँ जो यहाँ स्कूल पढ़ने आते हैं, उनके ख्वाब क्या हैं और वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्रा। और आपका? मेरा नाम हीर। अच्छा, हीर और सिद्रा। अच्छा सिद्रा, आप क्या करती हो? कौन सी क्लास में? मैं केजी क्लास में। और आप भी केजी में? प्रेप। आप प्रेप में हो? अच्छा, तो आपने कुछ सोचा बड़े होके क्या बनना है? मैं मैडम बनूंगी। मैडम बनोगी? क्या इनकी तरह? और आप क्या बनोगी? मैं डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनोगी? ऐसे अच्छा लगता है बाजी मुझे। अच्छा लगता है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलें जी। और बच्चों से आप बात करते हैं। आप करोगी बात? करोगी बात? आ जाओ। आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन। और आपका? उमर फारूक। अच्छा, और उमर फारूक की आप क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश। और मुझे पढ़ के थोड़ी सी दिखाओ। बैट बॉल कैट टो पी पे टॉम पोट सो टेप बी डॉग टॉम पाकिस्तान पपाया। वाह, जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं और बच्चों से बातें करते हैं। इधर चलते हैं खवातीन की तरफ, और मैं देख रही हूँ कि लड़कियों की ज़्यादा तादाद है। दैट्स वेरी इंकरेजिंग, खास तौर पे अगर उनके घर वाले। आप करोगी बात? करोगे? आपका नाम क्या? संजना। और ये आपकी बहन है? आपका नाम क्या है? हुमेरा। तो अभी कौन सी क्लास चल रही है? ये इंग्लिश की है, उर्दू की? इंग्लिश। तो क्या बनना है बड़े होके, क्या सोचा? बाजी मिस बनोगी? क्यों? बाजी मुझे अच्छा लगता है कि किसी को पढ़ाऊं, इसलिए। चले, बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं बच्चे। थोड़ा सा एक ही खातून हमारे पास बैठी हुई हैं और गालिबन। आप टीचर हैं यहाँ पे? अच्छा, आप टीचर नहीं, आप पढ़ने माशाल्लाह। अपनी औलाद के नहीं? अच्छा, संजना की अम्मी हैं आप? वाह, ज़बरदस्त। तो आप स्कूल कैसे? मेरे को शौक है पढ़ने का। तो क्यों नहीं पहले पढ़ पाई? बस माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। तो आपने सोचा कि बेटी को मैं ज़रूर पढ़ाऊँ? जी, 2 बेटी आती है मेरी इधर। अच्छा, तो अभी आप क्या सीख रही हैं यहाँ पे? तो आप पढ़ना इस वक्त क्यों चाहती हैं, इस उम्र में? बस मेरे को शौक है। जी। तो अभी जो है आप और संजना मिलके होमवर्क करते होंगे? जी। चले, ज़बरदस्त है। इस वक्त मैं यहाँ पे स्कूल में जो टीचर हैं उनसे बात करूँगी और ज़रा उनसे पूछती हूँ कि बाकी बच्चों को जब पढ़ाती होंगी और इन बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या फ़र्क कोई उनको महसूस होता है? यहाँ पे आप स्कूल में इधर शाम के वक्त पढ़ाने आती हैं, वजह? बस ये कि बच्चों जो कुछ मुझे अच्छा लगता है कि ये बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे अजीब लग रहा था कि सड़क पे बैठ के इतना खुला है और यहाँ पढ़ाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे बच्चों का इंटरेस्ट देखती थी मैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। कुछ ये भी लग रहा था पाकिस्तान के लिए कुछ कर रही है। सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम क्या है इन बच्चों को? कुछ बच्चे इस तरह के कि इनको मुश्किल बहुत, कभी कभी हमें भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम इनको आम स्कूल की तरह नहीं पढ़ा सकते क्योंकि जाहिर है ये गवर्नमेंट स्कूल से भी भाग के आते हैं, इनको वहाँ पिटाई भी होती है। ये बच्चे इस तरह के, इनके बहुत आराम से दोस्त भी बनना पड़ता है, बहन भी, भाई भी, और सब जिस तरह घरेलू एक माहौल होता है ना, उसी तरह इनसे ट्रीट करना पड़ता है। अब बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे इस तरह के हैं कि थोड़ा सा भी गुस्सा करके ऐसे देखेंगे तो वो वहीं आना भी छोड़ देंगे कि हम, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर स्कूल में ये बच्चे इस तरह से टीचर इनसे करते हैं तो ये छोड़ के वहाँ आए, तो हम भी इस तरह करेंगे तो ये यहाँ से भी छोड़ के चले, फिर ये पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसे भी प्यार से बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ता है। चलो, थैंक यू सो मच। और इसी स्ट्रीट स्कूल के बिल्कुल साइड पे एक प्ले ग्रुप एरिया है और आप छोटे छोटे बच्चे, उनसे हम ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, कोशिश करते हैं इनमें से कोई पोइम हमें सुना दे। कौन हमें पोइम सुनाना चाहता है? हाथ खड़ा करें। आप सुनाओगे? ज़बरदस्त, ये तो कॉन्फिडेंस के फुल मार्क्स। आ जाओ जी, आ जाएं जी, आ जाएं। हाँ जी, कौन से? बुलाया मोटर का।
अब्बू लाया मोटर का, उसके नीचे पहिए चाबी से वो चलती है, पोपो पोपो करती है, आगे जाए दाएं बाएं हो मुड़िए। वाह, जबरदस्त, तालियां बजाएं जी इसके लिए, जबरदस्त। और कौन पोएम सुनाएगा उसके लिए भी तालियां बजाएंगे, जबरदस्त। चले उधर चलते हैं। चलो, कौन सी पोएम आप सुना रहे हो हमें? आप भी एक था तीतर सुना रहे हो, चलो जी सुनाओ। एक था तीतर एक फटे, लड़ने में से दोनों से, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चोट एक की तुम।